हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड बाय संदीप। यह पॉलिटी पीवाईक्यूज की श्रृंखला की पांचवी क्लास है जिसमें हम शेड्यूल्स एंड प्रिएम्बल का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पिछले पार्ट में हम लोगों ने शेड्यूल से रिलेटेड कुल लगभग 35 क्वेश्चंस देखे थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून इंक्लूडेड है या पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? सेकंड शेड्यूल नहीं होगा, फिफ्थ शेड्यूल नहीं होगा, एट्थ शेड्यूल भी नहीं होगा। आंसर होगा टेंथ शेड्यूल। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और इसके अनुसार अगर कोई भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद, सदस्य निर्वाचित होने के बाद अगर अपनी पार्टी में बदलाव करता है, यानी कि दूसरी पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता या जिस भी सदन का मेंबर है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये 10th शेड्यूल में मिलता है हमको। अगला सवाल है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सवाल ये है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अनुसार अगर किसी जनजातीय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति की ज़मीन को अगर किसी प्राइवेट पार्टी को या किसी प्राइवेट व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, बेचा जाता है या खरीदा जाता है और किस पर्पज़ से, माइनिंग के पर्पज़ से, तो इस खरीद फ़रोख्त को रद्द घोषित कर दिया जाएगा। ये किस अनुसूची में मिलता है? तो देखेंगे कि थर्ड शेड्यूल जो है ये तो ओथ एंड अफ़र्मेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि शपथ एवं प्रतिज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। और 9th शेड्यूल हम लोगों ने देखा था कि लैंड रिफॉर्म बिल से जुड़ा हुआ है ना? लैंड रिफॉर्म बिल्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स पाए जाते हैं। 12th शेड्यूल जो है म्युनिसिपैलिटीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल्ड एरियाज़ कहने का मतलब वो क्षेत्र जो राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाते हैं, जहाँ पे ट्राइबल लोगों का निवास अधिक होता है, और ऐसे एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ अलग रूल्स हैं जो हमको फिफ्थ शेड्यूल में मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि फिफ्थ शेड्यूल। अगला सवाल क्या है कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। कि अगर किसी एक क्षेत्र को फिफ्थ शेड्यूल में ले आया जाए तो निम्न में से क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। कि अगर फिफ्थ शेड्यूल में किसी एरिया को शामिल कर लिया जाता है तो ट्राइबल लैंड को, यानी कि किसी ट्राइबल व्यक्ति के ज़मीन को नॉन ट्राइबल व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये सही है भई। अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में देखा हम लोगों ने। दूसरा कह रहा है कि दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, या इसमें देखिए इसमें ये भी होगा है ना, गवर्निंग काउंसिल्स बनाई जाती हैं, बट इसमें कह रहे हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है ना। तीसरा कह रहे हैं कि दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा कह रहे हैं कि द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये ज़रूरी नहीं है ना, ऑल्दो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एरिया किसी स्टेट में होगा तो उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट ही घोषित किया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जवाब होगा दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस सवाल का। अगला सवाल है कि द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ। पूछ रहे हैं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के ट्राइबल एरियाज को शामिल किया जा गया है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा मिजोरम है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड भी नहीं है। असम, नागालैंड, नागालैंड नहीं है ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनके बारे में छठी अनुसूची में सिक्स्थ शेड्यूल में जानकारी दी गई है। अगला सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज। पहला स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज शेड्यूल्ड एरियाज। कि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये सही है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट विद शेड्यूल्ड एरियाज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, कि ऐसे राज्य जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है उनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि फिफ्थ शेड्यूल के अनुसार जहाँ कहीं भी है ना, फिफ्थ क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल के अनुसार, या इसके लिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 244, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 244, ये किस में मिलता है तो पार्ट 10 में मिलता है, संविधान के भाग 10 में मिलता है। और इस आर्टिकल 244 1 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य में शेड्यूल्ड एरियाज को नोटिफाई कर सकता है। और शेड्यूल 5 का फोर्थ पैरा है, फोर्थ पैरा ये प्रावधान करता है, ये प्रोविज़न बनाता है कि ऐसे स्टेट्स में जहाँ भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल बनाई जानी चाहिए। तो इस लिहाज से देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज़ इन इंडिया, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो हम लोग ये सवाल देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये आप देखेंगे कि ये 2022 में पूछा गया है, ये जो है 2019 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया। तो ये लगातार पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी के सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये तो ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार या पावर किसके पास है तो प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। तो किसी राज्य में अगर कोई शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाता है, तो शेड्यूल्ड एरियाज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट होती है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ब्लॉक्स होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि ये 2023 का सवाल है, ध्यान रखना कि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट्स। कह रहे हैं कि जिस राज्य में शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को यूनियन होम मिनिस्ट्री को एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा, जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधी जानकारी दी गई हो। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गवर्नर करता है, और उस कंसर्न्ड स्टेट का गवर्नर जो है ऐसी रिपोर्ट पेश करता है या सबमिट करता है, और किसको करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है, ना कि यूनियन होम मिनिस्ट्री को करता है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सवाल ये है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम कहेंगे कि केवल 2 स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन में सही हैं, एक गलत है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हाट इज और आर ट्रू इन रिलेशन टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेशन में इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज 30 मेंबर्स। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है ये शेड्यूल नंबर 6 के अनुसार बनती हैं, और इसमें जो है एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मिनिमम 30 मेंबर, मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और नॉट मोर देन 30 मेंबर्स होते हैं, ये रूल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर नॉमिनेटेड नहीं होगा, आर इलेक्टेड वाया वोटिंग एंड रेस्ट 6 आर गवर्नर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये नॉमिनेटेड यहाँ होना चाहिए, रेस्ट 6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, है ना। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 30 में से 24 जो हैं इलेक्टेड होते हैं और 6 जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट 4 नॉमिनेटेड हो सकते हैं और 26 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राइट्स टू डायरेक्ट द एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम लाइज विद द गवर्नर। अब असम की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको जो प्रॉपर चैनल ऑफ कमांड है या कमांड चेन है, उसमें आपको देखना होगा कि किसी राज्य में शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे
उस राज्य में जो भी प्रेसिडेंट रूल्स बनाएगा या संसद अगर कोई एक्ट बनाएगी, तो उन एक्ट्स को, संसद के कानूनों को उस एरिया में लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? गवर्नर की है, ना कि चीफ मिनिस्टर की होती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना। तो जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उसमें जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ हैं, उनको डायरेक्ट करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नर की होती है ना? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा कि 1 एंड 3 आर करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अच्छा, मान लीजिए इसी में एक सवाल ये भी बनता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ घोषित किए गए हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज़ घोषित किए गए हैं। देयर आर 10 स्टेट्स विद शेड्यूल्ड एरियाज़ अंडर शेड्यूल 5 अंडर शेड्यूल 5। और कौन-कौन से स्टेट्स हैं ये? तो एक स्टेट हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा स्टेट है तेलंगाना, दोनों एक ही साथ हैं तो इसको ऐसे याद किया जाएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके बाद एक स्टेट है झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये तीनों एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। उसके बाद अगर वेस्ट में जाएँगे तो वेस्ट में आपको 3 स्टेट्स मिलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, है ना? 2 और स्टेट रह गए। एक हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश और एक और स्टेट है राजस्थान। तो इस प्रकार से 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ घोषित किए गए हैं, है ना? शेड्यूल 5 के अंतर्गत। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है 11th शेड्यूल जो है ध्यान रखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ी गई थी और 12th शेड्यूल जो है ये 74th अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से हमारे देश के संविधान में जोड़ी गई थी। तो 11th शेड्यूल जो है किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायतों से रिलेटेड है, जबकि 12th शेड्यूल जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है ना? ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसी में एक सवाल आए कि ये दोनों अमेंडमेंट्स लागू कब हुए, इन दोनों का एनफोर्समेंट कब हुआ? तो लिखेंगे कि दीज़ वर एनफोर्स्ड ऑन 24th ऑफ अप्रैल 24th ऑफ अप्रैल 1993। 1993 में ये लागू हुए थे, तो कई बार ये 92 ना लिख के 93 भी लिखा मिलता है, तो उससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं, कितने आइटम्स दिए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं और यही सवाल अगर 12वीं इस अनुसूची का पूछेंगे तो उसमें जो है कुल 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी 29 सब्जेक्ट्स। अगला सवाल क्या है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? अब हम प्रियम्बल पे आ गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था? आज के समय में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना ऐसे शुरू होती है। पहली लाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, और कुछ लाइनें मिलती हैं, क्या मिलती हैं? सोवरीन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा संविधान क्या घोषित करता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का एक संशोधन हुआ था 42nd अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद से 3 वर्ड जो हैं हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक शब्द था जिसको हम सोशलिस्ट कहेंगे, दूसरा है सेक्युलर और एक तीसरा शब्द जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। तो ये तीनों शब्द जो है 1976 में जोड़े गए हैं और अब सवाल ये है कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था? तो सोशलिस्ट हटा देंगे, सेक्युलर हटा देंगे तो क्या था? सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना? तो प्रियम्बल की पहली लाइन क्या थी कि भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं? तो सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखो, कह रहे हैं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर,
की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना? माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जैक्ट वर्ड है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड कब कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था बेरूबारी यूनियन बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये किसके लिए कहा गया है? तो हम कहेंगे कि देश के संविधान की प्रस्तावना के लिए कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट? ये अभी हम लोगों ने देखा कौन सा संशोधन था, तो 42nd अमेंडमेंट था। अगला सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975? अब 75 की बात कर रहे हैं और हमारा संशोधन जो अभी हम लोगों ने देखा वो 76 में हुआ था, यानी कि अभी संशोधन नहीं हुआ था 75 से पहले। तो कौन-सा शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 1976 में। तो 75 का पूछ रहे हैं तो इंटीग्रिटी जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द preamble of constitution and select the correct one using the code given below। और 3 ऑप्शन 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। अब जब हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी या 5वीं बैठक कह लें, 5th मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, एक ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पेश किया था और इस ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, है ना? अप्रूव कर दिया गया था। तो माना ये जाता है, माना क्या, यही ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जो है आगे चल के देश की प्रस्तावना में तब्दील हो गया, प्रीएम्बल बन गया, है ना? तो यही स्टेटमेंट जो है कहा जा रहा है आपसे कि ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन ही आगे चल के प्रीएम्बल बन गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, यानी प्रीएम्बल के आधार पे कोर्ट में केस नहीं लड़ा जा सकता, अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये सही नहीं है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड और अमेंड हुआ भी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 प्रीएम्बल का किया गया। तो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड और ये कैन बी अमेंडेड ये किस केस में? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये फैसला जो है केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और कहा था कि द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, पेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि चूंकि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी तो है, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर हम किसी अनुच्छेद में जो प्रावधान किए गए हैं, किसी आर्टिकल में जो प्रोविजन किया गया है, उसको ओवरराइड नहीं कर कर सकते, उसको खारिज नहीं कर सकते, उसको रद्द नहीं कर सकते, है ना? तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना सिर्फ संविधान के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगी, लेकिन प्रस्तावना नॉन जस्टिसेबल है, इसके आधार पे केस नहीं हो सकता और प्रस्तावना के आधार पे किसी आर्टिकल में जो एक्सप्लिसिटली प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ लिखी गई है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, है ना? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं कि व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की प्रस्तावना का लीगल नेचर क्या है? स्टेटस क्या है इसका? तो ये एनफोर्सिएबल नहीं है, है ना? इसको लागू नहीं किया जा सकता, प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है इसका। इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, ये जो है लीगल स्टेटस है इसका। कह रहे हैं कि इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नहीं है, ऐसा नहीं है। नन ऑफ द अबव भी गलत होगा। आंसर क्या होगा कि इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। संविधान का उद्देश्य है कि ये अपने सभी नागरिकों को क्या प्रोवाइड करेगा, है ना? उनके लिए क्या सुनिश्चित करेगा कि जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, है ना, न्याय देगा। कैसा? सामाजिक एवं आर्थिक, दोनों सही है। एक और जोड़ सकते हैं हम कि पॉलिटिकल न्याय भी देने की बात करता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, है ना? दूसरा कह रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, है ना, कि वाक यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें 3 और चीज़ें जोड़ती है, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप।
तो 5 प्रकार की लिबर्टी जो है ना? प्रोवाइड की गई है प्रस्तावना के माध्यम से, प्रेम्बल के माध्यम से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, इसमें एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी एंड स्टेटस, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहे हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूडेड है। तो हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को जस्टिस यानी कि न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समता देंगे, इक्वालिटी देंगे और हर इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि इंडिया हैज़ पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज़ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद द वर्ड्स। कह रहे हैं कि भारत में जो है लोगों की सोवरेनिटी है ना? लोगों की प्रभुता है या संपूर्ण प्रभुता है या प्रभुत्व संपन्नता है, ठीक है? यानी कि भारत की सरकार को, भारत के संविधान को जो शक्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है ना? और ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? तो हमारे देश की प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रिएम्बल में जो पहली लाइन है, कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही सेम चीज़ कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत में सरकार की शक्ति का आधार क्या है? सरकार की शक्ति का आधार क्या है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लिखने का डायरेक्शन किसने दिया? ऑर्डर किसने किया? मैंडेट किसने दिया? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? हम भारत के लोगों ने ही ये संविधान लिखा है और किसके लिए लिखा है? अपने लिए लिखा है। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना लास्ट में क्या कहती है कि वी ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर हियरबाय इनैक्ट, कि हम इस संविधान को इनैक्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, यानी कि अंगीकृत करते हैं। और तीसरा क्या कहती है कि गिव टू आवरसेल्व्स, यानी कि हम भारत के लोग ये संविधान बना रहे हैं, इसका अधिनियमन कर रहे हैं, इसको पारित कर रहे हैं, इसको अंगीकृत अंगीकृत कर रहे हैं, यानी कि अपना रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आत्मार्पित कर रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। तो जो पीपल्स की सोवरेनिटी है, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, ये कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? ठीक है। सोशलिज्म हम जानते हैं कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सभी रिसोर्सेस स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं, सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। तो ये तो नहीं है ना। इंटरएक्शनिज्म जो है साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि समाज जो है, समाज इंटरैक्शन से बनता है, कि लोग आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे माइक्रो इंटरैक्शंस लगातार चलते रहते हैं समाज में और ऐसे ही समाज जो है डिफाइन होता है ना? ये अलग-अलग लिख दिया गया है, एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इंटरैक्शनिज़्म, है ना? कि समाज जो है इंटरैक्शन से चलता है, इंटरैक्शनिज़्म कहते हैं। होलिज़्म कहते हैं कि समाज को जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में देखने की बजाय समग्रता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, होलसमनेस का, है ना? कि एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ से आप पूरे समाज को एक सिंगल यूनिट की तरह देख सकें, ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग-अलग पार्ट्स में देखने का प्रयास करें, तो उसको हम होलिज़्म कहते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट जिसमें सभी इंसानों को फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन माना जाता है, कि सभी इंसान ही तो हैं और एक जैसे इंसान हैं, बराबर इंसान हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया? भारत में सेक्युलरिज़्म शब्द के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? कि इंडिया हैज़ मेनी रिलिजन्स, ठीक है, दुनिया भर के ढेर सारे देशों में मेनी रिलिजन्स होते हैं। ये सेक्युलरिज़्म की डेफिनेशन नहीं है। इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, भारत में रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन भारत का सेक्युलरिज़्म अभी भी एग्ज़ैक्टली डिफाइन नहीं हो रहा है। तीसरा कह रहे हैं कि फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, और किसी भी धर्म का पालन करना एक आदमी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, सेक्युलरिज़्म का ये भी पार्ट है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज़्म को डिफाइनिंग पार्ट नहीं है। चौथा कह रहे हैं कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ये जो है भारत के सेक्युलरिज़्म का एग्ज़ैक्ट है ना डेफ़िनेशन है, कि जैसे हम देखते हैं कि सेक्युलरिज़्म जो वेस्ट का सेक्युलरिज़्म होता है, सेक्युलरिज़्म इन वेस्ट, जो पश्चिमी देशों में जो सेक्युलरिज़्म होता है, उसका अर्थ होता है कि स्टेट यानी कि सरकार, है ना? और पॉलिटिक्स, ठीक है? और पॉलिटिक्स, ये दोनों अलग-अलग रहेंगे। हाँ, पॉलिटिक्स कह रहा हूँ। सरकार से ही जुड़ा हुआ होगा आपका पॉलिटिक्स और रिलीजन, ये दोनों 2 सेपरेट चीज़ें हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रिलीजन, अगर हम वेन डायग्राम बनाएँ तो ऐसे बनाएँगे कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग-अलग रहेंगे और दोनों ही एक-दूसरे की गतिविधियों में इंटरवेंशन नहीं करेंगे। दोनों की गतिविधियों में कोई रोल या कोई भाग नहीं लेंगे, है ना?
लेकिन भारत में धर्म को राजनीति से बिल्कुल ही अलग नहीं किया गया है, बल्कि भारत में ये कहा गया है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना? द गवर्नमेंट विल हैव नो रिलीजन। स्टेट का स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इनफैक्ट स्टेट जो है सभी रिलीजन्स को बराबर नज़र से देखेगा, है ना? बराबर सम्मान देगा, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखेगा और अगर भलाई का काम करेगा तो सभी रिलीजन्स के लिए एक साथ करेगा। किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर तरजीह नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की सरकार जो है या इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजन का काम ही नहीं करेगा, करेगा। लेकिन सबके लिए बराबरी। और अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में इस प्रकार के सेक्युलरिज़्म को क्या कहा गया? सर्वधर्म समभाव कहा गया। सर्वधर्म समभाव मतलब कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना ही इंडियन सेक्युलरिज़्म की विशेषता है। ठीक है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट्स होते हैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो एंटी रिलीजियस हैं। एंटी रिलीजियस कहने का मतलब कि जो एक्टिवली रिलीजन का विरोध करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इर्रिलीजियस हैं, यानी कि वहाँ की सरकार, वहाँ का स्टेट जो है रिलीजन से कोई वास्ता रखना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखना नहीं चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये कैसे हैं? तो ये इस प्रकार के हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस कहने का मतलब कि न रिलीजन का पूरी तरीके से या मतलब कि न तो रिलीजन का विरोध करते हैं, ना ही रिलीजन से बिल्कुल ही दूर रहते हैं, बल्कि सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं है, है ना? द स्टेट हैज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है? तो इस लिहाज से है ना, हम कहेंगे कि इंडिया क्या है? एक नॉन रिलीजियस कंट्री है। इंडियन स्टेट क्या है? नॉन रिलीजियस है। ना तो एंटी रिलीजियस है, ना इर्रिलीजियस है। कैसा है? नॉन रिलीजियस है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी निम्न में से कौन-सी स्वतंत्रता इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन-सी स्वतंत्रता नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है ना? इसके अलावा जो है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इस प्रकार से 5 प्रकार की लिबर्टीज़ जो हैं दी गई हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन-सा है ना भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णन इसका नहीं किया गया है? तो सोशल जस्टिस किया गया है, पॉलिटिकल जस्टिस किया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस किया गया, लेकिन रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं किया गया है। हमारा आंसर होगा रिलीजियस जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भीमराव अंबेडकर साहब का है ना, बी आर अम्बेडकर का बयान था। बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल नंबर 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इनको लागू करने का अधिकार न दिया जाए तो मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई अगर लागू नहीं कर सकते तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में मिलता है। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि हू अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? किसने जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का हॉरोस्कोप कहा? हॉरोस्कोप मतलब भविष्य देखने वाला है ना, या कुंडली कहा। हॉरोस्कोप कहने का मतलब क्या होता है? कुंडली कहा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कुंडली किसने कहा प्रिएम्बल को भारत के संविधान की? तो के एम मुंशी साहब ने कहा था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था। अगला सवाल है कि हु हैज़ टर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है ना? सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को तो ऐसे ही हटा सकते हो, है ना? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल भारत के संविधान का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। आंसर हो जाएगा बेरूबारी वर्सेस बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल क्या है?
की टू द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल क्या है? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, उनके दिमाग को समझने का की है। और ये जो है संविधान को जहाँ कहीं भी कोई आर्टिकल अगर उसका इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आएगी, तो हम प्रियम्बल को उसका बेसिस बना सकते हैं कि प्रियम्बल के बेसिस पे उस आर्टिकल को, उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन लेकिन प्रियम्बल जो है संविधान के एक्चुअल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता, उनको ओवररूल नहीं कर सकता, उनको खारिज नहीं कर सकता, ना ही उनको रद्द कर सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा। और इसी में ये भी कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा बेरूबारी यूनियन केस 1960। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है? तो वैसे तो ये जो है केशवानंद भारती केस में कहा गया। ये कब कहा गया? तो केशवानंद भारती केस में पहली बार, केशवानंद भारती केस में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये 1973 में कहा गया। बट इसमें केशवानंद भारती केस चूंकि नहीं है, तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली नहीं है, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी नहीं है, मालक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा? एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1974। और ध्यान रखेंगे कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को एक फेडरेशन कहा, इंडिया को एक फेडरेशन सुई जेनरिस कहा कि भारत एक फेडरेशन है। किस प्रकार का फेडरेशन फेडरेशन है? तो अपने आप, है ना, स्व उत्पन्न, स्वयं से पैदा हुआ एक फेडरेशन है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में। और इसी केस में कहा कि फेडरेशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का। और इसी केस में ये भी कहा गया कि सेकुलरिज्म भी भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था भारत के संविधान का ना, तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलेबोरेटेड इन। कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य और आदर्श, है ना, दिए गए हैं, उनको फर्दर हमारे संविधान में कहाँ आउटलाइन किया गया है? तो चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इसमें किया गया है। चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी किया गया है। और तीसरा कह रहे हैं कि चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्लस फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जब तीनों एक साथ दे दिए तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है देखिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान का उद्देश्य निम्न में से किस में प्रकट होता है ना, किससे पता चलता है? तो फंडामेंटल राइट्स में तो अधिकार मिलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राज्य के लिए कुछ एक निर्देश हैं, डायरेक्टिव्स हैं, पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है। हमें हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कहाँ मिलता है? तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कई बार हम अपने हिंदी जो वर्जन है कि हम प्रियम्बल को उद्देशिका भी कहते हैं। क्यों उद्देशिका कहते हैं? क्योंकि ये भारत के संविधान का उद्देश्य बताने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने प्रकार का जस्टिस जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है? तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कितने प्रकार का जस्टिस है? तो 3 प्रकार के जस्टिस जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है प्रियम्बल में दिया तो गया है, लेकिन एक्चुअल संविधान में ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? तो प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त नहीं होता। एक राइट टू प्रॉपर्टी थी, वो भी हटा दिया गया। इकोनॉमिक जस्टिस जो है फंडामेंटल राइट्स में प्राप्त नहीं होता, प्रियम्बल में तो है ना? और प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 39 है, जो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए,
समाज के संसाधनों का, है ना, बराबर बँटवारा होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना? तो इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। ये क्या दिखाता है? ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि डीपीएसपी मिल के भारत के संविधान में ऑब्जेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये नहीं हो सकता है ना, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए कि द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। भारत के संविधान का प्रिएम्बल जो है भारत के संविधान का भाग तो है, लेकिन कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सोचते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट तो है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। भारत के संविधान का भाग भी है और, है ना, किसी भी अन्य भाग की ही तरह इसका भी असर होगा। ये भी गलत हो गया, सारे भागों के जैसा नहीं है ये, पार्ट तो है लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है। चौथा क्या कह रहा है कि जब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ केवल नो लीगल इफेक्ट कह रहे हैं, है ना? यहाँ कह रहे हैं कि केवल नो लीगल इफेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि लीगल इफेक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं है। किसी आर्टिकल के साथ मिला के पढ़ने पे इसका असर होगा, लेकिन अकेले पढ़ने पे इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में सोशल इक्वालिटी गारंटीड नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। सोशल इक्वालिटी गारंटी की जाती है। कैसे की जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 17 है ना, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया ना, कि छुआछूत का आचरण करने वाले व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो सोशल इक्वालिटी तो बता ही रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में पहले से ही सोशल इक्वालिटी थी, ऐसा भी नहीं है भाई। हमारे देश में अनटचेबिलिटी चल रही थी, कास्ट सिस्टम, है ना? इससे डिसेबिलिटीज़ जो हैं निचले या लोअर कास्ट पे थोपी गई थी, तो इक्वालिटी तो नहीं थी सोशल। और अभी भी जेंडर जस्टिस को लेके हम लड़ रहे हैं, कास्ट जस्टिस को लेके लड़ रहे हैं, तो सोशल इक्वालिटी एग्जैक्टली देश में हमेशा से नहीं रही है, आज भी उसको लेके विवाद है। और तीसरा कह रहा है कि सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में सोशल इक्वालिटी की गारंटी दी गई है, तो ये आंसर सही है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ये जो है ना, सही जवाब होगा सी। तो इसी के साथ आज का ये सेशन, ये वीडियो जो है पूरा होता है और हमने पीवाईक्यूज़ कर लिए। पीवाईक्यूज़ यानी कि टॉपिक क्या था हमारा? कि शेड्यूल्स एंड द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ कर लिए। अगले वीडियो में अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम भारत के का गवर्नेंस सिस्टम डिस्कस करेंगे। वो भी एक लंबा पार्ट होगा, तो मे बी 2 वीडियोज़ में उसको अपलोड करूँ मैं। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बढ़िया चलेगी और, है ना, अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हमारे वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके, है ना? ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।